इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए सत्यम गुप्ता और आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी को बताऊंगा टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि टैक्स प्लानिंग पे किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। दोस्तों मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बता दूं कि आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हम सैलरी भी करते हैं या हमारे बिजनेस भी है या कहीं से भी हम पैसा कमाते हैं, तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस पैसे के ऊपर जो हमको टैक्स देना है कहीं से वो टैक्स हमारा बच जाए। तो आपने देखा होगा जो लोग सैलरी में होते हैं वो साल भर इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि किसी से पता कर ले कि भैया मेरा इतना पैसा कट रहा है तो हम क्या चीज कर ले जिससे वो पैसा बच जाए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस के बीच में। तो आपने देखा होगा जो कोई इनकम अर्न करता है सैलरी के थ्रू, वो साल भर इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि जो मेरा टैक्स कट रहा है, सपोज अगर आपकी 12 से 15 लाख की इनकम है तो आपका मोटा पैसा टैक्स पे कट जाता है। तो वो क्या करता है, जो उनके टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके पास जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि हम पैसा कहाँ किस जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे हमारा टैक्स बच जाए। तो दोस्तों आज का जो पूरा हमारा सेशन रहने वाला है वो इसी सारे मुद्दों पे बात करेगा और मैं आपको कुछ लीगल तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप टैक्स तो बचा ही सकते हैं, प्लस मैं आपको वो रास्ते भी बताऊंगा जो आपको फॉलो नहीं करने हैं। मींस हो सकता है कि कहीं आप बैठे हो किसी सर्किल में तो वहां से आपको ऐसी एडवाइस मिल जाए कि चलो ऐसे कर लेते हैं तो ये पैसा बचेगा, बट आपको वहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और पता करना है कि कौन सी चीज लीगल फ्रेमवर्क में आती है, प्लस कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे टैक्स अवॉइडेंस की कैटेगरी में चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स एवेजन की कैटेगरी में भी जा रही है। वो चीजें हमको नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने पे लॉन्ग टर्म में आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ सकता है। मींस अगर अभी आप जमा करेंगे तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ टैक्स, बट अगर आपने इसको टैक्स इवेजन कर दिया और बाद में इसका सामना आपके सामने करना पड़ गया तो आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर एक मोटा अमाउंट एज एन पेनल्टी और इंटरेस्ट। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टैक्स प्लानिंग के बारे में एक ब्रीफ, की टैक्स प्लानिंग हम लोग बोलते किसको हैं और प्लानिंग अगर आपको करनी है तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां बताया गया है टैक्स प्लानिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ पेइंग द राइट अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल द टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ इन द फॉर्म ऑफ लीगैलिटी एज वेल एज सब्सटेंस। अब दोस्तों यहां पे देखिए जो मैंने आपको दो वर्ड सर्किल किए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सारे तरीकों से टैक्स तो बचाना है, बट आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो तरीकों से आप बचा रहे हैं वो लीगल हो। पहले तो मींस की लीगैलिटी में हो, सब्सटेंस मींस क्या होता है कि उनकी वैल्यू हो, वो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फॉर टैक्स सेविंग पर्पस कोई चीज कर लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे देता हूं। आपने देखा होगा कि अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं या किसी को डोनेट करते हैं तो आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट, बट बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि लोग ना इस टैक्स की चोरी करने के लिए क्या करते हैं कि एक तरफ से तो डोनेट करते हैं प्लस सेकेंड मीडियम से उसको वापस भी ले लेते हैं। तो वहां पर जो लीगैलिटी है वो तो आपने चेक कर ली कि हाँ लीगल फॉर्म में डोनेशन किया गया, बट सब्सटेंस जो होता है वो वहां पे नहीं हुआ क्योंकि जो टैक्स का एम था वो फुलफिल नहीं हो रहा। पैसा डोनेट तो कर रहे हैं बट पीछे के रास्ते से अगर आप वापस ले रहे हैं तो यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो आपका इवेड हो रहा है। सेकंड बताया गया विद द फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सीमलेस सर्विसेज अलोंग इंटीमेट्स लाइक मेक इन इंडिया हैज ओपनड अ ग्लोबल रेवेन्यू फॉर इंडिया एज वेल एज फॉरेन बिजनेस इन इंडिया। दोस्तों देखिए टैक्स प्लानिंग की जहां तक बात है वहां पे ये बताया गया है कि भारत में अगर आप काम करते हैं तो जो भी आगे तरीके आने वाले हैं उसमें आपको इन तरीकों में जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं मेक इन इंडिया में या भारत की ग्रोथ में, अगर आप इंडिया की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स प्लानिंग के तहत कुछ ना कुछ छूट अवश्य दी जाएगी। In order to achieve the same, a tax system would have been competitive and should be offer certain tax incentive for various investments and development in tax economy। जो बात दोस्तों यहाँ लिखी गई है वो भी आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको कभी भी टैक्स सेविंग करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है, तो आप दिमाग इस जगह पे लगाइएगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे। सरकार आपको बहुत ऑप्शंस देती है, वो ऑप्शंस इसलिए भी देती है क्योंकि सरकार को भी पैसे की जरूरत है। तो वो एक तरीके से या तो आपसे टैक्स के तौर पे पैसा ले लेगी,
टैक्स के तौर पे पैसा लेगी तो आपको हो सकता है कि मैक्सिमम टैक्स रेट जो इस समय चल रहा है 30% का, उतना ही पैसा सरकार को मिले। बट दूसरा तरीका क्या होता है, सरकार कुछ ऐसे बॉन्ड्स ला देती है मार्केट में या कुछ ऐसे मीडियम बता देती है कि वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसे का, तो वो पैसा सरकार के पास चला जाता है। जो भी उसकी लॉक इन होता है 2, 3, 5, 10 साल लॉक इन में पड़ा रहता है, बट वहां से पूरा पैसा सरकार के पास है तो उसको यूज कर सकता है। उसके बाद जब 15 साल आपके पूरे होंगे तो वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। दोस्तों देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर बता रहा हूं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, जहां पे आप एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, उसमें क्या होता है, which has genuine tax exemption of nil tax over a certain period of time if a majority of products are exported outside India। अब दोस्तों देखिए, प्लानिंग में ना जो तरीका होता है वो यही होता है, अगर आपको प्लानिंग करनी है और आप चाहते हैं टैक्स बचाना, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं EOU, तो उस कैटेगरी में क्या होता है, उस कैटेगरी में आपको कुछ टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है कि जिसमें ये होता है कि साल भर तक आपको टैक्स नहीं देना। ये एग्जम्पशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ भी सकती है। However, the above mentioned tax planning could be termed as tax avoidance। अब हम लोग इस टैक्स प्लानिंग को ना टैक्स अवॉइडेंस भी कह सकते हैं। तो जब आप आगे जानेंगे तो आप जानेंगे कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही छोटी सी और पतली सी लाइन होती है, जहां पे अवॉइडेंस जो होता है वो इवेजन में कन्वर्ट हो जाता है। If for the sake of getting export benefits, a domestic company set up a subsidiary abroad to route transactions through such a subsidiary। अब देखिए, लास्ट लाइन में जो चीज बताई गई है, यहाँ पे हमारा हल्का सा इवेजन का पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी तो डोमेस्टिक थी, उसने बाहर अपनी सब्सिडरी लगाई ही इसीलिए कि वहां से वो पैसा रूट करके भारत में लाएगा और उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके का कोई मीडियम करते हैं और अगर आपको पकड़ा गया, तो उसमें ये जो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप प्लानिंग की कैटेगरी में ना आके आप इवेजन की कैटेगरी में चले जाएंगे और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग की। जो एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग होती है वो किस तरीके से करी जाती है। A quick summarization of difference between tax planning and tax avoidance is that it is nothing but the intent of activity combined with the event's actual occurrence। दोस्तों, एकदम सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता है कि कहां पे आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, कहां पे इवेजन। तो अगर आप ध्यान से बैठेंगे और अपने मन से ही पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा करने से जो आप कर रहे हैं वो लीगल तो है, बट क्या ऐसा करने से आप टैक्स बचा रहे हैं कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं। वो बात देखिए, यहां बोली गई है कि जो इंटेंट होता है किसी भी एक्टिविटी का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटेंट और उसका एक्चुअल अकरेंस दोनों मिला के ही हम डिसाइड करते हैं कि वो प्लानिंग की कैटेगरी में आ रहा है या फिर इवेजन की। सो इफ रियलिटी एंड लीगलिटी स्पीक द सेम लैंग्वेज, इट कुड बी कंसीडर्ड अ टैक्स प्लानिंग टूल। अगर रियलिटी और एक्चुअलिटी दोनों ही सेम होती है तो हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा टैक्स प्लानिंग का टूल है। हाउएवर, इन द केस वेयर बोथ ऑफ देम डू नॉट मैच and yet things are considered legal, the same would be titled towards tax avoidance। दोस्तों, अब देखिए, लास्ट लाइन में ये बोला गया है कि लीगल तो तरीके से वो लीगलिटी से मैच कर रहा है, बट क्या होता है, लीगल तरीके से मैच करने के बावजूद अगर जो इंटेंट है उसका वो सही नहीं है, तो आप इसको अवॉइडेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक बार धीमे तरीके से फिर से इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया था अवॉइडेंस और लीगलिटी। तो लीगलिटी क्या होती है कि सपोज जो लॉ के अंदर लिखा है वो सारी चीजें लीगल होती हैं, तो आप लीगल तरीके से चीजें कर रहे हैं तो वो लीगलिटी की कैटेगरी में आ गई। बट इंटेंट जो है अगर आपका वहां पे टैक्स चोरी का है, तो वो टैक्स प्लानिंग की कैटेगरी में ना आके टैक्स अवॉइडेंस की कैटेगरी में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस विच इज न्यूली कॉइन्ड टर्म नोन एज एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स प्लानिंग का और टैक्स अवॉइडेंस का, इसके बीच में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। तो उसी की बात मैं आपको बता रहा हूं। इन मेनी केसेस अ टैक्स अवॉइडेंस द अंडरलाइंग सब्सटेंस इज एन एब्सेंट और minuscule which is later converted by building substances through artificial measures to color the avoidance in order to portray planning। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो करे तो जाते हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए, बट होता क्या है कि उनको प्लानिंग के लिए कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, ऐसी चीजें उसके साथ में एसोसिएट कर देते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे लगता है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है या पूरी चीज जो करी गई हमारी, ये टैक्स प्लानिंग की कैटेगरी में आ रही है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम लोग करते अवॉइडेंस ही है और अवॉइडेंस के साथ साथ उसको हम लोग प्लानिंग की कैटेगरी में डालते हैं, तभी इसको बोला गया है एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन और एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे लीगल के बारे में और मॉरल। तो लीगल तो दोस्तों ये है कि अगर लॉ में कोई चीज बता दी गई तो वो आपके लिए लीगल है, बट मॉरलिटी में हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन नेचर जो होता है ना, उसको पता रहता है कि कौन सी चीज मॉरली सही है, कौन सी चीज मॉरली गलत। तो हम लोग बात करेंगे लीगैलिटी के ऊपर भी और हम लोग बात करेंगे मोरालिटी के ऊपर भी। तो यहां पे देखिए क्या होता है, टैक्स प्लानिंग यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग जो है वो लीगैलिटी में भी कंपलसरी है और मोरालिटी में भी, मींस दोनों ही केसेस में वहां पे हम लोग यस यस बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस। अच्छा, अवॉइडेंस में आप बात देखें तो अवॉइडेंस से क्या होता है, सरकार को ना पैसा जो है वो आपका कम पहुंचता है। तो अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो टैक्स अवॉइडेंस होता है वो लीगलिटी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रोविजंस को उठा के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपना दिमाग लगाते हैं कि कौन से प्रोविजन की वजह से हम लोग जो अपना ये पैसा है इसको बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या बात करें, हम लोग लीगैलिटी के वे में बात करें तो जो हमारी टैक्स अवॉइडेंस है वो बिल्कुल लीगल है। बट अगर हम लोग मोरालिटी पे बात करें तो ये मॉरल नहीं है, क्योंकि जो पैसा सरकार को जाना चाहिए, आप अंडियो अपना दिमाग लगा के प्रोविजंस के साथ ऊपर नीचे खेल के वो पैसा बचा रहे हैं, तो मोरालिटी यहाँ पे नहीं होती। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्स इवेजन के ऊपर। तो देखिए टैक्स इवेजन ना तो मोरालिटी में सक्सीड होता है ना ही लीगैलिटी में, मींस दोनों ही जगह पे टैक्स इवेजन जो है वो हमारा नो की कैटेगरी में आता है। और अगर हम लोग बात करें एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग की तो मोरालिटी में तो ये सच है, बट अगर हम लोग मोरालिटी पे बात करें, लीगैलिटी में तो ये सच हो सकता है, बट मोरालिटी पे बात करेंगे तो डिपेंड्स करता है हमारी पॉलिसीज के ऊपर। अगर पॉलिसी में किस तरीके के प्रोविजंस बताए गए हैं वहीं पे ये डिसाइड होता है कि ये हमारा लीगैलिटी में तो ओके होने के बाद क्या ये चीज मॉरली सही है कि नहीं। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमको क्यों करनी चाहिए, या अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो प्लानिंग की कैटेगरी में आता है, अवॉइडेंस की कैटेगरी में आ रहा है, या फिर हमारा टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आ रहा है। सबसे पहले यहां बताया गया है नो टैक्स प्लानिंग वुड लीड टू लीस्ट बेनिफिट। अभी क्या होता है, नो टैक्स प्लानिंग वुड लीड टू द लीस्ट बेनिफिट्स, मींस कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं होगी जहां बेनिफिट्स आपको कम मिलेंगे। उसके बाद है टैक्स प्लानिंग इज मोर रिलायबल दैन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इज द रॉन्ग मींस टू सेव टैक्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको क्या करना, आपको करना है टैक्स प्लानिंग। आपको टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना, आपको टैक्स इवेजन नहीं करना, बट प्लानिंग आप कर सकते हैं। Government has provided companies with incentives in tax laws, so planner get the advantage of using such incentive। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ छोटी सी एक बात बता दूं कि आपने देखा होगा ना कि जो कंपनी सेटअप करी जाती हैं भारत में, उसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन एरियाज में सेटअप करते हैं, जैसे हमारे SEZ हो गए, तो इन एरियाज में सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारे एडवांटेज दिए जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि आप सभी को पता होगा कि वो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और आपको क्या क्या दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी में एक टैक्स प्लानर बैठाना पड़ेगा। वो जो आपका टैक्स प्लानर होगा वो क्या करेगा, सारी चीजों को एनालाइज करके जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट इंसेंटिव्स होते हैं, वो जो बेस्ट इंसेंटिव होंगे उनको निकालेगा, प्लस आपका टैक्स जो होगा वो मैक्सिमम सेव करके देगा। तो दोस्तों ऐसा टैक्स प्लानर अगर आपने अपनी कंपनी में रखा हुआ है तो जो टैक्स प्लानर होगा वो आपकी टैक्स प्लानिंग कर रहा है, ना ही वो आपके लिए टैक्स अवॉइडेंस का काम करता है और ना ही टैक्स इवेजन का। तो ऐसी प्रक्रिया जहां पे आप सरकार के बताए हुए सारे प्रोविजंस को पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते करते हुए अपना टैक्स बचाते हैं, तो हम लोग उसको टैक्स प्लानिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और टैक्स प्लानिंग बिल्कुल ही लीगल है हमारे इंडिया में। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। यहां बताया गया विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट द क्वांटम ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स आल्सो इंक्रीजेस and necessitates the devotion and adequate time of planning tax। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बात करता है कि जो लोअर ब्रैकेट के लोग हैं, मींस जिनकी इनकम कम है वो कम टैक्स देंगे, जिनकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा, प्लस जिनकी इनकम एक लिमिट के बाद कंपनी फॉर्म में ज्यादा है उसको वहां पे भी टैक्सेशन लगेगा। तो ये चीजें इस तरीके से रखी जाती हैं कि आपको प्लानिंग उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करें कि आपकी इनकम जो है आपको उतना ही टैक्स लगना है, उसके हिसाब से अपनी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। जो हमारी टैक्स प्लानिंग होते हैं इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे टैक्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है वो ये बताया जा रहा है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो टैक्स प्लानिंग होती है वो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद है मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। अच्छा, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन पे दोस्तों अगर हम लोग एक मिनट रुक के बात करें तो वो ये बोल रहा है कि अगर टैक्स लायबिलिटीज आपकी कम होंगी, क्योंकि देखिए मेजर जो आपके क्लॉज निकल के आते हैं वो सारे क्लॉज निकल के आते हैं हमारी
टैक्सेशन की वजह से उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा टैक्स उतनी ज्यादा उसकी प्लानिंग प्लस उतने ज्यादा कंसल्टेशन। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका लिटिगेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। आप उस पैसे को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको बेटर रिटर्न्स मिल सके। फोर्थ हो गया हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड लास्ट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है क्योंकि पैसा अगर सरकार के पास ना रह के जनता के पास रहेगा तो वो अपनी वेल बींग के ऊपर वो पैसा खर्च करेगा, प्लस ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी ये बेटर है क्योंकि प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा, बट अगर जनता के पास पैसा बचा हुआ है तो उस पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा जिससे हमारी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में। तो अप टू डेट नॉलेज ऑफ द टैक्स लॉस एंड अवेयरनेस ऑफ जजमेंट मेड थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ कोर्ट, द डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड फर्निशिंग द सेम टू द आईटी डिपार्टमेंट। एसेंशियल देखिए क्या होता है टैक्स प्लानिंग के लिए कि आपको सारे लॉज रेगुलेशंस बता दिए गए हैं, बट आपको करना क्या है कि आपने कौन कौन से लॉज का प्रोविजन का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचाया है वो सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। और मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई केस लगता है या कोई डिटेल है तो वहां पे आपको ये सारे प्रोविजंस के साथ में बैठना है और सारी ही चीजें डिस्क्लोज करनी है अपने रिटर्न्स में, अपने असेसिंग ऑफिसर के सामने। तो ऐसे तरीके से क्या होता है कि आप प्लानिंग का जो है प्रॉपर यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम टैक्स जो अपना है वो बचा पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए यहां बताया गया है टैक्स प्लानिंग शुड नॉट जस्ट कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस एज स्टेटेड बट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। अभी दोस्तों मैं आपको यहां बताऊं कि फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जो ये बात लिखी गई है वो ये बोलता है कि हर एक्ट के अपने कुछ प्रोविजंस होते हैं। अभी क्या है कि आपको सिर्फ ना कंप्लाई नहीं करना है लीगल प्रोविजंस के साथ साथ, बट आपको जो लॉ के प्रोविजंस बताए गए हैं उनको दोनों को आपस में बैठ के ऐसे मर्ज करना है कि कंप्लायंस दोनों ही प्रोविजंस का साथ में हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने एक प्रोविजन को तो ले लिया बट दूसरा प्रोविजन एक्ट में ही बताया गया था बट वो कहीं ना कहीं छूट रहा हो, जिसकी वजह से जो आपकी प्लानिंग है वो अवॉइडेंस या इवेजन में कन्वर्ट ना हो जाए। प्लानिंग मस्ट बी केपेबल ऑफ अटेनिंग अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड बी अमेंडेबल टू पॉसिबल फ्यूचर चेंजेस। अभी क्या हो रहा है, प्लानिंग मस्ट बी केपेबल ऑफ अटेनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आप जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हो वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में आपकी मदद करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप करते कुछ और हैं और आपने प्लानिंग कर रखी है किसी और बिजनेस के तहत, जब वो एक्टिविटी आपकी कवर्ड ही नहीं हो रही है आपके बिजनेस में तो उसको प्लान आप कहां से करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो प्लानिंग और अवॉइडेंस वाली बात है वो आपको यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस आपकी एक्टिविटी में ना लेके आए। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जिनका इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले होने वाला है द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इज वेरी थिन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग के बीच की जो लाइन हमारी है वो बहुत ही छोटी सी है। तो अवॉइडेंस और इवेजन के बीच में एक बहुत ही मिनिमम सी लाइन होती है और डिफरेंस बहुत छोटा है, ध्यान से समझिएगा। The Direct Tax Inquiry Committee, Wanku Committee has tried to draw a distinction between two items in the following words. अब जो मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं यही वो डिफरेंस है जिसको पता करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में आ रही है। The distinction between evasion and avoidance therefore is largely dependent on the difference in methods of escape restored. अब यहाँ पे जो लास्ट में बात लिखी गई है स्केप रिस्टोर्ड मींस अलग अलग तरीके आपको बताए गए हैं, बट किस रास्ते पे चल के आप अपना टैक्स बचा रहे हैं ये डिसाइड करेगा आगे जाके कि आपने अवॉइडेंस किया है या आपने टैक्स का इवेजन किया है। आगे चलेंगे तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में। तो टैक्स प्लानिंग में क्या लिखा गया है, अवेलिंग ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर मैं आपसे एक बार बोलूं तो आप ध्यान से सोचिए कि अभी तक आपने जो भी किया है, अगर आप सैलरी कमाते हैं तो आपने सैलरी से टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें जो जो चीजें आपको बताई गई आप उनका प्रॉपर इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस टैक्स आपका रिड्यूस होगा। तो ये दोनों ही चीजें जो आप करते हैं क्या अभी तक जो आपने करी हैं वो प्लानिंग की कैटेगरी में आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कि आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा व्हीकल जो आप यूज करने जा रहे हो, अगर वो व्हीकल आपने अपने बिजनेस के नाम पे ले लिया तो उसका डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर लेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा कम टैक्स। ऐसे केस में क्या हुआ, तो आपने देखा होगा कि आपने टैक्स प्लानिंग करके जो गाड़ी आपको प्राइवेट लेनी चाहिए थी, अगर आपने वो अपने कमर्शियल नंबर पे ले ली है और बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको हर साल उसका 15% जो वैल्यू है उसको आप एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हैं,
प्लस धीरे धीरे करके पूरी गाड़ी आपके एक्सपेंस में क्लेम हो जाएगी, आपका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो एटलीस्ट मिनिमम 30% तो आपकी सेविंग वहां पे हो जाएगी। आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे इवेजन के बारे में। देखिए इवेजन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तभी आप पता कर पाएंगे कि जो आपने सेविंग करी है वो टैक्स इवेजन के थ्रू करी है या आपने टैक्स प्लानिंग के थ्रू करी है। टैक्स इवेजन में आपको बताया गया है मैन्यूवरिंग इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ डिसाइट, misrepresentation of facts, falsification of account calculations, or downright fraud. In simple terms, tax evasion refers to any attempt to avoid payment of tax by using illegal means. दोस्तों अगर हम लोग इवेजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो 4-5 चीजें बताई गई, सबसे पहले उसमें क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अगर कोई भी ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी चाहिए बट आपने नहीं बताई, उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऐसी कैटेगरी में क्या होता है, आपने इंफॉर्मेशन छुपाने के साथ साथ क्या किया है, जो डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड था एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने उनको नहीं दी। ऐसा करने से क्या हुआ, जब इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची तो वहां पे जो टैक्स कैलकुलेशन एक्चुअल में आना चाहिए वो ऑलरेडी उससे लोअर आएगा। तो इंफॉर्मेशन को छुपा के जो टैक्स आपने बचाया वो आता है इवेजन की कैटेगरी में। सेकंड हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कैलकुलेशंस की, कि अगर आपने अकाउंटिंग कैलकुलेशन करी है फॉल्सिफिकेशन करके, मींस क्या होता है कि आपने कोई चीज गलत प्रेजेंट कर दी, आपका प्रॉफिट हो रहा था 12,500, आपने प्रॉफिट दिखाया 10,500, तो यहां पे क्या हुआ, सीधे तरीके से ना आपने प्रॉफिट को ऑल्टर किया और प्रॉफिट कम कर दिया, जिसकी वजह से जो आपका टैक्स निकलने वाला था वो ऑलरेडी कम हो गया। तो यहां पे क्या किया, यहाँ पे आपने अकाउंट्स के साथ में खेल के कुछ फॉल्सिफिकेशन किया, पैसे को कम दिखाया और इसी तरीके से आपका प्रॉफिट कम हो गया और टैक्स आपको कम देना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी चीजें आप इस तरीके की यूज करते हैं वो सारी ही चीजें जो होती है वो हमारी टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आती हैं। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है आज तो आपका 2 रुपए का टैक्स बच जाए, बट जब आप आगे जाएंगे और आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट में स्क्रूटनी होती है, किसी भी तरीके का असेसमेंट हुआ, वहां पे अगर ये चीज निकल के सामने आती है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वहां पे आपको देना पड़ेगा एक हैवी अमाउंट एज एन इंटरेस्ट और एक हैवी अमाउंट एज ए पेनल्टी। तो हो सकता है कि 2 रुपए के टैक्स के ऊपर आपको 4 रुपए की इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ जाए, और जो पेमेंट आज आपको 2 रुपए का करना था आगे चल के वो 6 रुपए का करना पड़ सकता है। तो इतना डिफरेंस होता है टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन में। तो अब हम लोग बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको इवेजन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया, तो अब बात करते हैं हम लोग अवॉइडेंस के ऊपर। देखिए अवॉइडेंस में बताया गया है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, a vast domain for selection of variety of methods which through technically satisfying the requirements of the law in fact concurrent with the view to eliminate and reduce tax burden। यहां पे दोस्तों क्या बताया गया है, अवॉइडेंस क्या होता है, अवॉइडेंस में ना हम लोग यूज करते हैं प्लानिंग और इवेजन का, दोनों का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि हम लोग कुछ चीजें तो ऐसी सेलेक्ट करते हैं जो कि लॉ में बताई गई हो। तो लॉ में बताई हुई चीजें होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि अवॉइडेंस जो होता है वो लीगली तो ओके है, मींस कोई भी लीगल तरीके से वो नहीं फंसेगा। आपने सारे प्रोविजन पढ़ लिए, आपने सारे तरीके जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए, तो जब तरीके आपने इवैल्यूएट कर लिए और आपने सारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम किया है तो कहां से वो लीगली फंस रहा है, वो कहीं से लीगली नहीं फंसता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि अवॉइडेंस की जो चीज होती है वो लीगली तो ओके रहती है, बट मॉरली थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस आ सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकली सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट होती है लॉ की जो फुलफिल करी जाती है, तो अवॉइडेंस की जो पूरी प्रक्रिया होती है यहाँ पे भी जो टैक्स आपका होता है वो रिड्यूस करते हैं, बट मॉरली ये चीज हमारे लिए ओके नहीं है। अब दोस्तों इस चार्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन बताए हुए हैं, बट अगर ध्यान से समझेंगे तो पहले हम लोग एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा है टैक्स प्लानिंग, फिर हम लोग बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस और लास्ट में हमारा इवेजन। सबसे पहले देखिए क्या होता है, टैक्स प्लानिंग में रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय फॉलोइंग लीगल एंड परमिटेड पाथ। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था, प्लानिंग जैसे आप सभी को पता है और आप सभी को करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लीगल तरीके और परमिटेड पाथ का इस्तेमाल किया जाता है। अवॉइडेंस पे अगर हम लोग बात करें तो रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी बाय लोकेटिंग सम वीकनेस इन द लॉ। सिंपल भाषा में यहाँ बताया गया है कि जो लॉ की वीकनेस होती है उनका फायदा उठा के हम लोग टैक्स बचाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन की हम लोग बात करें, रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी बाय डिस्क्लोजिंग लेस इनकम और कंसीलिंग सोर्स ऑफ इनकम। इवेजन हम लोग बात करें तो सीधे शब्दों में इसको आप चोरी बोल सकते हैं। अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो वो टैक्स इवेजन करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी इनकम ही कम दिखाते हैं या अपनी इनकम के जो सोर्सेज होते हैं उनको डिस्क्लोज ही नहीं करते। तो ऐसे केसेस में अगर आप डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे तो टैक्स तो तब भी आपका बच जाएगा, बट ऐसा बचाया हुआ जो टैक्स होता है वो लीगल आपके लिए नहीं है। इसी तरीके से प्लानिंग जो होती है हमारी वो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ के तहत करी जाती है।
अवॉइडेंस जो होता है विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होता है, बट बेसिक इंटेंट जो होता है उसके अगेंस्ट में रहता है। और विलफुल डिसोबीडियंस अगर हम करते हैं, सामने से जाके पैसा चुरा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इवेजन। लीगलिटी में बात करें तो लीगली एक्सेप्टेड होता है जुडिशरी के तहत, अनएथिकल होता है और ये इलीगल होता है अवॉइडेंस, और इलीगल और प्रोहिबिटेड होता है। यहाँ पे अनएथिकल और इलीगल बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मॉरली भी ये करेक्ट नहीं है। बट अगर हम इवेजन करते हैं तो ये इलीगल भी है, प्रोहिबिटेड भी है, आपको करना भी नहीं चाहिए और लॉ के अगेंस्ट में भी है। आगे बात करेंगे तो इवेजन के साथ हम लोग प्लानिंग पे बात करते हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शंस आर शैम एंड आर्टिफिशियली फैब्रिकेटेड। आप उसको किसी तरीके से कुछ चीज इधर ऊपर नीचे आगे पीछे करके कहीं से आपका 2 रुपए बच जाए, वो वाली बात हो गई। यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स को छुपाते हैं। दिस लीड्स टू साउंड स्लीप। अब हम लोग मॉरलिटी पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपने प्लानिंग करी हुई है तो आपको चैन की नींद आएगी। अगर आपने अवॉइडेंस किया है तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का डर आपके मन में रहेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको प्रोसिक्यूशन लगे। मैंने आपको बताया था कि अभी तो आप 2 रुपए बचा लेंगे, बट आगे चल के आपको 6 रुपए देना पड़ सकता है। फियर ऑफ पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वो दोनों ही केसेस में होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें ना आपस में रिलेटेड है। अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ टैक्स प्लानिंग। दिस लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे मैंने आपको बताया कि पैसा बचता है, बचने के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कि क्योंकि जो ए क्लास के लोग होते हैं जो कि सारी प्लानिंग सही से करते हैं, 100% टैक्स देते हैं, प्रॉपर ईमानदार लोग हैं, वो हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, उनसे जो पैसा बच रहा है उस पैसे को वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस अवॉइडेंस की हम लोग बात करें तो लीड्स टू ब्लैक मनी दोनों ही कैटेगरी में, क्योंकि ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि पैसा सरकार को ना देके अपने बिजनेस में या काली चीजों में लगाते हैं, तो हमारा जो टैक्स इवेजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंड है कि कंट्री के अंदर जितना भी ब्लैक मनी आता है वो ब्लैक मनी आता ही इन्हीं दोनों वजह से, या तो किसी ने टैक्स अवॉइड किया तो ब्लैक मनी जनरेट हो गया, या किसी ने टैक्स इवेजन किया तो ब्लैक मनी जनरेट हो गया। तो इन दोनों जगहों से आपको ब्लैक मनी मिलता है, यहां से आपको मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में। टैक्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ योर फंड अफेयर्स टू मिनिमाइज टैक्सेस यू हैव टू पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे ना आपको पूरा एक मैनेजमेंट करना पड़ता है कि जो टैक्स आप देना चाह रहे हैं प्रॉपर मैनेजमेंट करें और आपको थोड़ा कम टैक्स देना पड़े। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द वेज टू रिड्यूस टैक्स बट टू मेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन दैट कैन हेल्प यू टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों मैंने आपको जो बात बताई कि जो लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्लानिंग अगर आप करने बैठेंगे तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां से पैसा आपका ग्रो हो, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, इस तरीके से ग्रो होगा, मगर पैसा आपका जरूर ग्रो होगा। उसके बाद है टैक्स प्लानिंग इज नॉट जस्ट फॉर रिच एंड फाइनेंशियली सेवी, इट इज फॉर एनीवन हु वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर अर्निंग्स एंड मिनिमाइज देयर टैक्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 10, 12, 15, 20 लाख की है तो ही आप बैठ के प्लानिंग करेंगे। अगर आपकी 2-3 लाख की इनकम भी है तो भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो आपको लीगल तरीके से करनी है। तो लीगल तरीके से जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो सभी के लिए खुले हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत अमीर तबके के लोग जो है वो ही इसी को करें। अब हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स के ऊपर। मैंने आपको बेनिफिट्स छोटे से बताए थे, अब मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कैसे होती है? बाय स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग योर फाइनेंस यू कैन रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी सिग्निफिकेंटली। दिस विल फ्री अप मोर ऑफ द फंड्स एंड यू वांट टू सेव एंड इन्वेस्ट। इससे क्या होगा, पैसा आपके हाथ में बचेगा तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और सेव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट्स होता है हमारा इंक्रीज सेविंग के ऊपर। जो सेविंग्स होती हैं वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती हैं। इससे क्या होता है, पैसा हमारे पास ज्यादा बचता है। हम लोग पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, इस तरीके के जो तमाम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्ट पैसा जो करा हुआ है वो हमारा लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमको अचीव करने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेटर टैक्स प्लानिंग के बारे में। तो जो हमारी बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, टैक्स प्लानिंग फोर्सेज यू टू प्लान योर फाइनेंसेस इन अ मोर organized and structured manner. This helps you to achieve financial goals in a more efficient manner. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी प्लानिंग की आदत लग गई तो उसके साथ साथ आप टैक्स प्लानिंग तो करेंगे ही, बट आपके एक्सपेंसेस और इनकम भी प्लान हो जाएंगे, जिससे आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। अवॉइडेंस की हम लोग बात करें पेनल्टीज के ऊपर, तो अगर आप अवॉइड करते हैं तो पेनल्टीज क्या होते हैं? पे योर टैक्सेस इन टाइम एंड करेक्टली, हेल्प यू टू अवॉइड पेनल्टीज एंड कॉइन बी हेफ्टी फाइन्स। यहाँ पे क्या होता है, जो हेफ्टी फाइन्स आपके ऊपर लग रहे होते हैं वो आपके बच जाते हैं। और अगर आपने टैक्स सही समय पे जमा किया है तो वहां पे क्या होता है, सारी चीजें आपको अपफ्रंट जमा करने के साथ साथ क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी का डर आपके साथ कभी भी नहीं रहता। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके तहत आप काम कर सकते हैं।
तो इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि टैक्स सेविंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है? टीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, ईएलएसएस हो गया, ये कुछ तरीके हैं जहां पे अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टैक्स प्लानिंग के तहत टैक्स बचेगा, कोई अवॉइडेंस इसको नहीं बोलेगा। This instrument not only help you to reduce tax but also helps you offer decent returns for your investment। इन तरीकों में पैसा लगाते हैं तो सिर्फ आपका टैक्स ही नहीं बचता, बट लॉन्ग रन में जो वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव होता है आपका, वो भी अचीव हो जाता है। आगे हम लोग बात करें जो वेरियस डिडक्शन हमको मिलती हैं एचआरए की, मेडिकल की, ये सारी डिडक्शन जो होती हैं वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को तो रिड्यूस करती हैं, बट आपको कुछ बेनिफिट्स भी देती हैं जहां पे आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। प्लस जो आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं उनको भी कर सकते हैं। तो इन सारे ही तरीकों से जो आपकी एग्जेम्पशन बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल गेन के ऊपर। तो कैपिटल गेन में ये बोला गया है कि प्रॉफिट यू मेक सेल कैपिटल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स। आप सभी को पता है कि कैपिटल गेन कैसे होता है। अगर हम कोई कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन हो गया। बाय मैनेजिंग योर कैपिटल गेन स्ट्रैटेजिकली यू कैन मिनिमाइज योर टैक्स लायबिलिटी। तो कैपिटल गेन के भी साथ आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जहां पे आप पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करके अपना जो कैपिटल गेन है उसको भी बचा सकते हैं। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है, एक्सीलेंट वे होता है, यहाँ पे आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में पैसा लगाते हैं। यहाँ के जो तरीके हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट को भी अच्छे से प्लान कर सके। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि टैक्स प्लानिंग जो होता है वो क्रूशियल एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और हमारे पैसे को ये बचाने में हमारी मदद करता है और हमारे फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव करता है। और इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग टैक्स, इट इज अबाउट मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन दैट बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको आज 2 रुपए बचाना है या फ्यूचर में 6 रुपए कमाना है। अगर आप 2 रुपए कमाने के लिए सोच रहे हैं तो आप जरूर इवेजन कर सकते हैं, बट इवेजन करने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यही पे एंड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं जहां पे मैंने इवेजन की बात करी और इवेजन के साथ साथ मैंने आपको अवॉइडेंस और प्लानिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी बताया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो मैं आपसे मिलूंगा जूम सेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। बेंटोनाइट पाउडर और इसके बिजनेस के बारे में। बेंटोनाइट एक ऐसा स्मूथ और फाइन पाउडर है जिसे वोल्केनिक ऐश से बनने वाली बेंटोनाइट क्ले से बनाया जाता है। इस पाउडर में कैल्शियम, ज़ेरेंगे ग्रीस की ग्रीस एक थिक स्टिक और आखिरी बिजनेस आइडिया की। धन्यवाद।